याद आ रहा है मेरे को, ऊपर आया तो ऊपर कोई भी नहीं, नौकर भी नहीं, वो भी नहीं, कोई नहीं। और देखा तो शटर भी बंद, मतलब मैं तो बंद हो गया। बच्चों आज भी लम्हे याद आती है, रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मैंने कहा उस समय तो मोबाइल नाम की चीज ही नहीं थी, कुछ भी नहीं था। अब मैं ऐसे ही यार कैसे, अब क्या होगा, कैसे निकलूंगा। प्रिय साथियों, प्यारे बच्चों, एलन के स्ट्रगल हम्बल जर्नी के 2 एपिसोड आपके पास पहुंच चुके हैं और आपको इतनी जानकारी सबको मिल चुकी है कि एलन की अपनी पहली ओन बिल्डिंग का नाम गुरु कृपा, और उससे पहले एलन 3 किराए की जगह पे कोटा में चला। शुरुआत ईटन बल्लभबाड़ी और उसके बाद 2 जगह एक साथ ली गई ऑलमोस्ट, एक शॉपिंग सेंटर में 46 शॉपिंग सेंटर और एक 1A4 तलमंडी शीला चौधरी लाइन पर। 90 to 93 सेशन के हिसाब से तीनों जगह बच्चों की पढ़ाई चालू हो गई। शॉपिंग सेंटर 46 वहाँ पर ही बच्चे अच्छे पढ़ाई कर रहे थे। ईटन बल्लभबाड़ी वो तो अपने आप चॉइस बनी थी, वहीं से शुरुआत हुई है, वहीं बच्चे थे। तो सब मिला के रिजल्ट दिख रहा था कि बच्चा इस समय टैलेंट कुछ कोटा का भी रुक रहा है, कुछ लगा कि रिजल्ट आ सकता है। और लास्ट टाइम आपको मैंने फर्स्ट एपिसोड में बताया था कि उसमें 2nd 3rd रैंक आई थी। तो आज आपको फोटो भी दिखाऊंगा अभी, जहाँ जाके अपने को उस कमरे का ताला खोलना है। थोड़ा सा बस पेशेंस रखें, उत्सुकता बढ़ रही होगी। लेकिन एक बात मुझे याद आ रही है कि बच्चों 89 जून में मैं पास आउट हुआ था और ये चल रहा है 93, यानी लगभग 4 साल हो गए। घर वालों से बहुत दबाव हुआ, शादी कर लो शादी कर लो। मैं टालता रहा। बस मन में एक चल रहा था, कुछ एक अंदर से कुछ कमिटमेंट कर रखा था, यार ये कोटा का टैलेंट बाहर क्यों जाए। और जब ये 93 चल रहा था और रिजल्ट आ गया 2nd 3rd रैंक, तो लगा यार ये तो हो गया कि अब रिजल्ट कोटा के बच्चों का है, यानी टैलेंट अपने पास रुका है कोटा में। एक तो कमिटमेंट तो पूरा हो, लेकिन एक अंदर से मन की बात और थी यार लोकल में संबंध नहीं करना। उलाने बहुत मिलते हैं अगर आप लोकल में, अलग अलग जो अपने त्योहार आते रहते हैं, ससुराल में जाना पड़ता है, उसमें नहीं जाओ तो उलाने मिलते। पर वैसे भी कहते हैं अपने गांव का छोरा अपने गांव में जवाई कहाँ होता है, लेकिन अपने गांव का छोरा दूसरे गांव में जवाई जरूर होता है। मैंने यार थोड़ा जवाई के हिसाब से तो संबंध बाहर होना चाहिए। एक आध संबंध आया, फिजिक्स पढ़ा रहे थे, आया संबंध साहब कि जो है जुड़ने के लिए चाहती हैं, वो खुद फिजिक्स पढ़ाती हैं। लेकिन जब उनसे भाई बोला मिलके देख लो क्या फर्क पड़ता है, दोनों पढ़ा लेना, तो मालूम पड़ा जब उनसे मिले तो बोले अपन तो बाहर चलेंगे और अच्छी हाई डिग्री पढ़ने के लिए। मैंने कहा अभी देश ही बहुत है, यहाँ पे पहले ढंग से मेरा जो प्रयास चल रहा है, एक ही मेरा फोकस था। तो टालता रहा, मन में था कि यार जो अच्छा बच्चा कोटा का क्रीम है उसको अच्छे रिजल्ट में कन्वर्ट करें, इंस्टीट्यूट पे पूरा ध्यान दें और बच्चों को उनके सपने को साकार करने में किरदार जो निभा सकते हैं पूरी कोशिश करें निभा सकें। होना ही शादी तो होनी, ऐसी भी क्या जल्दी है। लेकिन जब 4 साल निकल के दबाव ज़्यादा बढ़ गया और रिजल्ट भी आ गया, तो फिर मुझे लगा कि अब एक आध भी कोटा में दिखा दिया, लेकिन मैंने कह दिया अब हो संबंध तो बाहर ही हो, ये आप बस ध्यान रखना। और मैंने हल्का सा हाँ कर दी। अब संबंध कैसे आया आपको मैंने 2nd एपिसोड बताया था कि मेरी मैरिज न तो अरेंज मैरिज थी न लव मैरिज थी, वो थी एक्सीडेंटल मैरिज, जिसमें न हम देखने गए थे न चला के वो देखने आए थे, देखने किसी और को गए थे और पसंद मुझको कर गए थे, जैसा मैंने आपको 2nd एपिसोड में बताया था। आज उसी को आगे बढ़ाएंगे। अब जैसे हमारा संबंध हुआ, संबंध का पहला पार्ट होता है सगाई। सगाई हो गई साहब 21 नवंबर 1993 में, 1993 21 नवंबर। मुझे आज भी याद है जैसे शादी हुई, मतलब तैयारी के हिसाब से पहला पार्ट सगाई हुई, बात पक्की हो गई, तो उनकी बातें हमारी ऐसी नहीं होती थी। वो कहती मुझे इंट्यूशन हो रहा है कि इस बार आपका रिजल्ट 94 में गजब का आने वाला है। उधर तो वो कह रही थी रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, इधर मैं भी देख रहा था यार एक बच्चा आलोक जैन था, वो जनवरी जैसे लगा 94 उसने क्लास में आना बंद कर दिया। जबकि वो बच्चा मुझे याद A1 बैच का था, इंग्लिश मीडियम का, और बहुत अच्छा डिस्कस करता था फिजिक्स में, बहुत मुझे उसकी प्रेजेंस में क्लास में बहुत अच्छा लगता था। वो बच्चा अच्छे थॉट के हिसाब से डिस्कस करता था, लेकिन जैसे 94 जनवरी लगा उसने आना बंद कर दिया। मैंने यार देखा वो क्यों नहीं आ रहा यार,
2-3 बार क्लास में कोशिश करी बच्चों से पूछने की, बच्चे तो बच्चे छुपाते हैं। मैंने यार ऐसे तो नहीं मालूम पड़ेगा, वही तरीका लगाना होगा। बाहर जो बैठते थे तो मैंने बाहर बैठना थोड़ा ज़्यादा चालू कर दिया। क्लासेस के बीच में ब्रेक होता है, इंटरवल होता है, तो मैं चाय भी लेके कुछ भी चीज़ लेके बाहर बैठ जाता था, यार बाहर बैठ के कर लेते हैं। और बच्चे भी बाहर निकल के ब्रेक में ऐसे आते थे। तो एक बार एक बच्चे ने आके बोला, सर एक ज़रूरी बात करनी, लेकिन पहले मेरे किसी प्रॉब्लम, थोड़ा सा मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा दो। उससे बात हो गई। मैंने पक्का कोई चिंता वाली बात नहीं, लेकिन पहले बात बता क्या है। उसने बोला, सर आलोक जैन है ना सर, उसके 12th में सप्लीमेंट्री है सर, और अपने LN पे उसने किसी और की मार्कशीट को दिखाकर एडमिशन लिया। मैंने क्या बात करते हो? बोले हाँ। मैंने हम तो ये देखते थे कि रिजल्ट के हिसाब से अच्छा आ रहा है, लेकिन उसकी तो अच्छे परसेंटेज होंगे 12th बोर्ड के हिसाब से, CBSE बोर्ड, लेकिन उसके सप्लीमेंट्री। बोला हाँ, बाकी बच्चों के तो बहुत अच्छे डिस्टिंक्शन भी है, फर्स्ट डिवीजन भी है, कोई बात नहीं, बच्चा बहुत बढ़िया सोचता है, अच्छा डिस्कस करता है। चलो आपने मुझे बताया, देखते हैं उसकी तैयारी कैसे चल रही है। उधर PT पास आ रही थी, शादी की डेट आती, जैसे शादी हुई, यहाँ पे घर में प्रवेश किया नई भवरानी ने, हमारे हम सफर ने, जिनका नाम जागृति माहेश्वरी, पहले जागृति पोरवाल, भीलवाड़ा हमारा ससुराल। और जैसे ही प्रवेश करके आए तो फर्स्ट डे जो उनका था, उसे उन्होंने बोला कि आपके इस बार 94 में 5 रैंक आ रही है टॉप 10 में। मैंने क्या बात करते? बोले हाँ है, लेकिन एक शर्त है। मस्ती में बात करी, 1 रैंक के 10,000 रुपये। मैंने ये बात क्योंकि आपसे कहा था राइट सर से, मैंने कोई बात छुपाई नहीं, और मम्मी से नहीं छुपाई। जो उसने शर्त रखी और जो रिजल्ट की बात करी, मैंने उसको जाके राइट सर को, मम्मी को बताया। पैसे बोले क्या बात करता है? बोले हाँ। बोले 5 रैंक आ रही है टॉप 10 में, लेकिन 1 रैंक के 10,000 रुपये, यानी कि 50,000 रुपये की व्यवस्था करनी है। बोले चलो करते व्यवस्था। बच्चों उस समय कोई ऐसा थोड़ी होता कि फीस जमा करा दी एक बार में। बच्चे जो फीस को इंस्टॉलमेंट में देते थे, उससे आती थी फीस जो आती थी, तो जोड़ना चालू कर दिया। और जैसे ही वो 50 रुपये तैयार हो गए, 50,000 रुपीज़, तो ऐसा बोला देख के आओ। तो उसने ऐसा कहा कि अभी नहीं, जब रिजल्ट आए तब देना। बोले यार तैयारी कर ली अपन ने तो। बोले वो तो पक्का कह रही आ रही रिजल्ट। ठीक है साहब। 94 का एग्जाम हुआ PT का, और बच्चों एग्जैक्ट टॉप 10 में 5 रैंक आई। 2nd, 3rd, 5th, 6th, 8, पांचों बच्चे, क्योंकि पूरा टैलेंट ही कोटा का होता, बच्चा बाहर का तो आता ही नहीं था उस समय, बस बाहर जाना रुक गया था, ऐसा लग गया। क्योंकि पहले 2nd, 3rd आई थी, इस बार 5 रैंक आ गई। 2nd रैंक, आज भी बच्चों का नाम याद है मेरे को। 2nd रैंक पे वही बच्चा आलोक जैन, जिसकी 12th में थी सप्लीमेंट्री। ताज्जुब हो रहा होगा बच्चों। लेकिन इस एग्जाम्पल को जो एक मिसाल बनी, मैं अपने साथियों को, या जितने भी टीचर्स उनको कहता हूँ कि किसी बच्चे पे शक मत करना। वो अपनी ऊर्जा को जब चाहे किसी क्रिएटिव डायरेक्शन में लगा देगा ना, तो कमाल कर देगा, धमाल मचा देगा। इसलिए कभी किसी बच्चे को क्लास में मत बोलना गधा है तू, तेरा कुछ नहीं हो सकता। वो कुछ भी करके आपके मुंह को बंद कर सकता है, ताला लगा सकता है। इसलिए साथियों, जो भी टीचर्स को कभी भी इस वीडियो को देखें, इस बात का सुधार करें, कभी किसी बच्चे की क्षमता पर शक न करें, उसका हमेशा हौसला अफजाई करें, उसका उत्साहवर्धन करें, उसे कभी भी कोई नेगेटिव विचार से जोड़े नहीं, उसको हतोत्साहित ना करें। वापस आते हैं। 2nd रैंक पे आलोक जैन, 3rd रैंक पे शिव प्रकाश सैनी, 5th रैंक पे विनोद कुमावत, जो आज अपने LN पर सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, और उनका और भी हल्का सा बताएंगे बाद में वो कैसे LN से जुड़े। लेकिन अभी सिलेक्शन हुआ 5th रैंक पर उनका। 6th रैंक पर एक प्रेम मोदी, और 8th रैंक पे सत्येंद्र अस्थाना। ये 5 रैंक जैसी आई, बात पहुंच गई खुशखबरी के रूप में, एक लहर चालू हो गई, रिजल्ट की इतनी अच्छी खुशबू। उसने बोला दीजिए, मैंने कहा लाइए, राइट साहब वहाँ पे पहुँचाना है, 50,000 रुपये जाके दिए। उसने कहा ठीक है। उसने ऐसे ही बोला कि मैं तो मजाक कर रही थी, आ गया तो आ गया रिजल्ट, कोई बात नहीं, इसको आप वापस दे दीजिए, रिजल्ट अच्छा है। सबसे बड़ी खुशी ये है, सबसे बड़ी खुशी की बात ये है, आई एम प्राउड ऑफ हर। उसने वापस से पैसे लौटा दिए, हमारे खुशी के आंसू आ गए। यार रिजल्ट भी आ गया, लेकिन उनको कहीं पैसे का लालच नहीं। अब साहब ये 94 का जो खेल रिजल्ट का आया, उसके बाद तो कोटा की तस्वीर बदल दी। और अब
कोटा का टैलेंट तो कोटा में रुक ही गया, बाहर के बच्चे भी कोटा में आना शुरू हो गए। तो जरा चलें, पहले उस दरवाजे को खोलें जो इंतजार कर रहा है, जो मैंने आपको लास्ट टाइम सेकंड एपिसोड पे छोड़ा था। जब दरवाज़ा खुलेगा तो बहुत ही कोई शानदार इंटरेस्टिंग स्टोरी इसके साथ जुड़ेगी, और जो रिजल्ट का धमाका होगा, जिसको अभी बता दिया मैंने आपको, लेकिन उसने कोटा की तस्वीर बदल दी। आइए चले। बहुत खास स्थान, एक बार में एक जना निकलता है इसमें। तो बस ये पहुंच गए साहब इस स्पाइरल से, ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पर घूमते हुए। और आज चाबी लेके आया हूं। लास्ट टाइम कहा था आपसे, इस दरवाजे के हिसाब से इस कमरे का ये ताला खोलेंगे, और कहा था कि इस ताला खोलने के बाद इससे जुड़ी हुई कोई खास दमदार शानदार स्टोरी इससे जुड़ी हुई मिलेगी। और रिजल्ट का धमाका जो हुआ है, वो रिजल्ट का धमाका और आपको ढंग से बताएंगे। कुछ तो आपको बता दिया कि 94 में टॉप 10 में 5 रैंक आई थी, उनके नाम भी बताए थे आपको। जरा देखते हैं भाई रूम की स्थिति क्या है। आहा, क्या बात है। ये हमारा साहब बेडरूम कह दीजिए, लिविंग रूम कह दीजिए। एज ए जॉइंट फैमिली लिविंग रूम नीचे था, लेकिन हमारा बेडरूम मुझे ध्यान है। और ये ओहो, ये हमारा 93 का रिजल्ट बच्चों, जिसको मैंने आपको बताया था फर्स्ट एपिसोड के अंदर, और जिससे अपने कोटा की एक शान स्टार्ट हो गई थी कि उसके बाद कोटा का टैलेंट बाहर जाना बंद हो गया था। और ये प्रूफ हो गया था कि ये कोटा के बच्चे हैं दोनों। सेकंड रैंक पे नितिन गोयल और थर्ड पे अमित गुप्ता। आप देख रहे हैं हम समय दोनों सर के, राजेश सर और मेरे दोनों की मूछें हैं। राजेश सर की दाढ़ी भी थी। उस समय एलन की यूनिफॉर्म नहीं थी, हम कुछ भी शर्ट पैंट पहन सकते थे। और ये सब बच्चे जो अलग अलग जगह थी, ये मुझे मालूम है 46 शॉपिंग सेंटर, वहाँ का टॉपर मोहित सिंह, ये दिनेश जैन जो आजकल डीजे सर के नाम से फेमस है। बच्चे समझ रहे होंगे, जो सुन रहे होंगे, जो आपको मैग्नीफिल ईएमआई पढ़ाते हैं, दिनेश सर। ये नितिन बंसल, इसका याद आ रहा है, इसकी सिस्टर थी रश्मि बंसल, और एक बच्चा था जीवन काकरिया। हम लोग पहली बार, मैं, राजेश सर, नवीन सर, वैष्णव सर, जो भी सब लोग हैं, हम पहली बार हमारे यहाँ के दोनों बच्चे पढ़े हुए, रश्मि बंसल और जीवन काकरिया, उनका संबंध हुआ, शादी हुई। दोनों बच्चे एलन से पढ़े हुए थे, तो उनके रिसेप्शन में गए थे, उनकी शादी में सम्मिलित होने गए थे। तो बच्चे कौन कहाँ पे हैं इस समय, कई तो बच्चे ऐसे हैं, जैसे अभी आप देख रहे हो कि डीजे सर एलन पर हैं। तो हमारा एलन का हमेशा नेचर रहा है कि जो भी अच्छे बच्चे हैं उनके एलन के द्वार हमेशा खुले रहें। हम चाहते हैं आए अच्छे बच्चे, उनका कैरियर के लिए एलन का द्वार खुला हुआ है, एलन से जुड़ें और एलन को संभालें, और आज बहुत लोग कर रहे हैं। मैं अभी जहाँ पर इस रूम में हूँ, मुझे याद आ रहा है कि 94 में जो 5th रैंक आई थी, अब विनोद कुमार सर हैं, वीके सर हैं, वो इसी दरवाजे से एंटर करते थे। उन्होंने ज्वाइन कर लिया था इंजीनियरिंग कॉलेज, लेकिन मेरे बहुत ही फेवरेट स्टूडेंट थे, बहुत मेरे करीब थे, मेरे बहुत अजीज थे। तो वो लगभग 2 साल के बाद इंजीनियरिंग कॉलेज से मुझसे जुड़ गए थे, और वो यहाँ से इस गेट से आते थे, और उन्होंने कहा सर मैं कुछ जुड़ के काम करना चाहता हूँ, तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा, और मैं चाहता हूँ कि आगे एलन में जुड़ता जाऊँ। तो आते थे। ये मेरा स्टडी रूम, अभी तो देखो क्या हो रहा है, अभी तो ये स्टोर रूम बना हुआ है। स्टडी रूम नहीं, स्टोर रूम है ये, पूरा गद्दे वद्दे बच्चों के यहाँ पे, इसको अच्छे बच्चे जो होते हैं पीएनसी, उनके बच्चों को रखने के लिए ये एक हॉस्टल बना हुआ था एलन का, तो उन्हीं के बच्चों के ये बेड है। मुझे याद है कि ये अभी रूम पूरा खुल नहीं रहा, मैं कोशिश कर रहा हूँ। छोटा सा एक रूम जो बाद में बनाया गया था मेरे स्टडी रूम के हिसाब से, क्योंकि मेरे को पढ़ने का बहुत शौक था। पढ़ने के हिसाब से मेरा एक और आदत थी कि मैं क्वेश्चंस को खुद बनाता था। मैं क्वेश्चंस की कभी भी
कॉपी नहीं करता कि किसी बुक से क्वेश्चन को ले लें। बुक वाले बहुत बोलते थे कि साहब हमारी बुक को आप पब्लिश कर दो, हम आपके हिसाब से बुक लिख देते। मैंने मुझे नहीं, खुद मेहनत करेंगे, सब्जेक्ट बच्चों को पढ़ा रहे हैं, खुद क्वेश्चन को लिखेंगे। अब क्वेश्चन को लिखने के बाद उसका ट्रांसलेशन करना, उसके लिए एक मौसर मुझसे जुड़े और उनको मैंने इंग्लिश क्वेश्चन है तो उसकी हिंदी करना, हिंदी क्वेश्चन उसकी इंग्लिश करना, तो उनका एक काम होता था। मैं उनको दिया था, लाला इन क्वेश्चंस को करो ट्रांसलेट। कुछ जगह बोलता है इन क्वेश्चंस को अपने छाटा है, इनको ट्रांसलेट करके तैयार करो, ताकि बच्चों को हम क्वेश्चन जो दें खुद के फ्रेम कर रहे हों और टेस्टेड, उन्हें चेक करते थे, उनके आंसर को चेक करते थे, फिर उसके बाद आंसर उसके लिखते थे, ताकि बच्चों का कहीं भी क्वेश्चन के हिसाब से पेपर में टाइम वेस्ट नहीं हो, कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हो, बोनस नहीं हो, और बच्चों का हमारी पढ़ाई के हिसाब से विश्वास बना रहे। मुझे मालूम था यहाँ पे सामने एक टेबल थी, ये जो खिड़की इधर है, देखिए रोशनी हल्की से आ रही है, अभी तो खिड़की छुपी हुई है। ये जो खिड़की है, यहाँ पे एक एसी लगा हुआ था, यहाँ पे एक सेटी लगी हुई थी। सेटी पे आके मैं क्लास लेके आने के बाद हल्का सा बैठता था, थोड़ा सा हवा खाता था, क्योंकि लगातार क्लास लेके आता तो थोड़ा सा लगता है कि यार हल्का सा हवा खा लें। उसके बाद यहीं पे थोड़ी देर बैठने के बाद इधर बाहर आके लंच कर लेते थे, भोजन कर लेते थे और वापस क्लास के निकल जाते थे। लेकिन जब धीरे धीरे बैच और बढ़ते गए तो स्थिति और क्या हो गई, फिर ये घर पे आना लंच के हिसाब से बंद हो गया और फिर टिफिन वहीं पे मंगाना चालू कर दिया। लेकिन अभी वापस यहीं चलते हैं। अभी 94 का सेशन रिजल्ट का खत्म हुआ, इधर 94 से 95 का सेशन चालू हुआ। रिजल्ट बहुत अच्छा आया, ठीक है। पीईटी का रिजल्ट तो आपको बताया अभी हाल कि टॉप 10 में 5 रैंक है। मुझे याद रहा मेडिकल में भी 94 में रिजल्ट में सुधार हुआ था। अगर यूं बोले पीईटी जो इंजीनियरिंग साइड है, राजस्थान पीईटी, उस समय एलएन ऑल इंडिया का कोई एग्जाम की पढ़ाई की तैयारी नहीं कराता था, स्टेट लेवल राजस्थान पीईटी और राजस्थान पीएमटी। तो पीईटी का रिजल्ट तो सेकंड थर्ड रैंक जो आई थी 93 में, उसके बाद 94 में टॉप 10 में 5 रैंक हो गई। तो देखा 94 में मेडिकल का भी टैलेंट रुका हुआ है और उसमें भी रिजल्ट में सुधार हुआ। और उस समय तो रिजल्ट आपका अगर मान लीजिए 20 में, टॉप 20 में, टॉप 25 में भी कुछ आ जाता है तो बहुत अच्छा माना जाता है। तो मुझे याद है उसके अंदर कुछ रिजल्ट अच्छे आए थे। एक अनुराग चित्तौड़ा है बूंदी से, उसका रिजल्ट अच्छा आया था। एक गौरी जैन है जो अभी अपने एलएन पर ही पूरा बच्चों के मेडिकल की केयरिंग के हिसाब से संभालती हैं, वो गौरी सैटी बन चुकी हैं। एक बच्ची थी दिव्या भटनागर, उसका मुझे इसलिए याद आ रहा है कि वो बच्ची कभी क्वेश्चन गलत करती नहीं थी, कंट्रोल करती थी। वो बच्चे ध्यान सुने जो सिली मिस्टेक करते हैं लालच के चक्कर में, वो जितने क्वेश्चन करती थी वो सब सही करती थी। ऐसा हो सकता है, बस कंट्रोल रखना होगा। वो बच्ची एक एग्जाम्पल बनी है एफिशिएंसी 100% का। तो साहब 94 मेडिकल रिजल्ट भी अच्छा आया, 94 रिजल्ट पीटी भी अच्छा आया। अब तो एलएन छाया और अब तो बच्चा बाहर से भी कोटा एलएन के लिए आया। 94 से 95 का सेशन आगे बढ़ा तो देखा कि बच्चे बाहर से भी आ रहे हैं। इधर मैरिज लाइफ भी चालू हो गई, लेकिन पहले मिसेस ने कमिटमेंट करके मुझे लिख के दिया था कि आपको जितना टाइम चाहिए उतना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इस शर्त पे हम लोग आगे बढ़े थे अपने संबंध के लिए। तो उसने उसको बिल्कुल चरितार्थ किया, पूरा उसको मेंटेन किया। होता है आजकल की मैरिज लाइफ में तो लगता है कि पहले घूमने जाएं, हनीमून के लिए घूमने जाएं। मुझे याद आ रहा है कि बच्चों शादी हुई 7 मार्च 1994, हाथों की मेहंदी नहीं निकली थी कि मैंने वापस पढ़ाना चालू कर दिया। ईटन बल्लभबाड़ी में बच्चे बोलते सर अभी तो हाथ की मेहंदी, मैंने क्या हुआ भाई, लंबा सफर है, कभी भी कर लेंगे, लेकिन ये टाइम जो वापस नहीं आएगा। चलो बच्चे कुछ और बात करते हैं यार, बात तो और फ्लैशबैक में चले जाएंगे। अभी जहां वहीं की बात करें तो ये रूम चल रहा था, ये हमारा रूम। उस समय मैं और जागृति आए 94 के अंदर। ये पास वाला रूम मेरे से बड़े वाले भैया का, उस समय ये कोई दरवाजा नहीं था, ये पूरा प्लेन था। ये हमारा बॉक्स रूम। अभी लाइट जल नहीं जले भरोसा नहीं, जल भी सकती है। जल गई भाई, जल गई। ये बॉक्स रूम, ये ड्रेसिंग टेबल उस समय का टाइम का। ये हमारी अलमारियां। यहां पहले ऐसे ऐसे कुछ नहीं था, ये एसी नहीं था, एसी वहीं था केवल, बाद में लगाया था। हाँ यार बच्चों, एक बात तो, हाथ में कब से ताला लेके चल रहा हूं, थोड़ा बैठ के बात करते हैं।
थोड़ा फ्लैशबैक में चलें, ठीक है। कमरा हमारा ये है गुरु कृपा बिल्डिंग में, पीछे पोर्शन में हम लोग घर में रह रहे हैं, आगे हमारा इंस्टीट्यूट चल रहा है। लेकिन शादी तो मेरी हो गई थी ईटन बल्लभबाड़ी में, और जब हम रहते थे पीछे F1 बल्लभबाड़ी में। मुझे आज भी याद है, जनरली शादी में ऐसा होता है कि दूल्हा दुल्हन जितने भी गेस्ट आते हैं उनको ढोल लगाते हैं। लेकिन जब मेरी शादी का पक्का हो गया कि भाई 7 मार्च 1994 को शादी हो रही है, तो बस ईटन बल्लभबाड़ी में एक नोटिस बोर्ड था जिसपे हम हर तरह की इंफॉर्मेशन लगाते थे। कोई आपके टेस्ट हो रहे हैं, 2-2 जो सप्ताह के बाद होते हैं, इनको अपन कहते हैं पीरियडिक टेस्ट, उनका रिजल्ट भी लगाते थे। उसमें एक एक्सेल बॉक्स लेके चलते थे। एक्सेल बॉक्स का मतलब टॉप 20 बच्चे, तो उसमें टॉप 20 बच्चों के फोटो लगाते थे। जो बच्चे उसमें आते थे उनको अपन हौसला अफजाई के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए, उनको एनकरेज करने के लिए कुछ 100-200 रुपए के लिफाफे के हिसाब से वो इनाम भी देते थे। तो ऐसे ही करते करते एक बार नोटिस बोर्ड पे जब मालूम पड़ा कि अपनी मैरिज की डेट फिक्स हो गई है, तो राजेश सर ने बस ये लगा दिया कि ब्रजेश सर की शादी है, स्थान बता दिया पंजाब सभावन शॉपिंग सेंटर, और बच्चों को इतना सा लिखा आप में से जो आना चाहें सो हृदय स्वागत है, पधारिए। और मुझे आज भी याद है कि उस समय जो बैच थे उसमें 3 बैच तो मेडिकल में थे, B1, B2, B3, और 6 बैच थे आपके इंजीनियरिंग में, A1, A2, A3, A4, A5, A6। और अगर इसमें कुआं से सुन रहे हैं तो उनको ध्यान होगा A5 बैच के थे वो। A1 का आलोक जैन था जिसकी रैंक 2nd आई थी। अब ये कुल मिला के 6 और 3 9 बैच। ये तो बैच जो बच्चे वहां LN से जुड़े हुए थे, लेकिन इनके साथ ही जो वहां इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, वो सब भी आ गए। अब सब पंजाब सभावन में जब वो रिसेप्शन चालू हुआ तो हर जगह बच्चे ही बच्चे, बच्चे ही बच्चे। गेस्ट भी आ रहे हैं, और साहब कोटा के लोग जो इनवाइटेड वो भी गेस्ट आ रहे हैं, हमारे रिलेटिव्स भी आ रहे हैं। धीरे धीरे जगह नहीं रही, पांव रखने की जगह नहीं। अब जब खाना चालू करना था, लोग आ रहे थे, सब कर रहे थे, तो बच्चों का आने का तरीका ये था, एक एक नहीं, एक बैच पूरा आता था। तो मुझे आज भी याद है कि भाई बैच एक मालूम पड़ा B1 आया, तो B1 के सारे बच्चे आ गए एक साथ, स्टेज पे खड़े होकर फोटो खिंचवा रहे हैं। और सब पहले आके ढोक दे रहे हैं, फिर पूरा ग्रुप खड़ा इकट्ठा फोटो खिंचवा रहे हैं। उसके बाद मान लीजिए A1 आ गया, इंजीनियरिंग वाला बैच, पहले सबने आके ढोक दी, उसके बाद फोटो खिंचवा रहे हैं। और सब अपने अपने कुछ कंट्रीब्यूशन से बढ़िया गिफ्ट लेके आ रहे हैं। वो गिफ्ट भी मैंने आज तक संभाल के रखे आज तक। और बच्चों का प्यार है, बच्चों का जुड़ाव है, लगाव है, और बच्चों ने कैसे अपने अंदर उस जुड़ाव लगाव के द्वारा अपना जो भी उस समय छोटा छोटा कंट्रीब्यूशन था, उससे जो भी चीज सहृदय दिल के हिसाब से मेरे सामने रखी, मैंने उसको बिल्कुल स्वागत के हिसाब से स्वीकार किया, उस चीज को अपने दिल का एक हिस्सा माना। आज भी उसको संभाल के रखा हुआ है। अब क्या हुआ साहब, धीरे सब बच्चों का स्टेज पे आना, सबका मिलना ही हो गया। अब बच्चों को लग रही भूख, तो मैं बच्चों से कहा नहीं, आज स्थिति बड़ी नाजुक है, या तो जगह ही नहीं रखने की, प्लेटें तो काउंट के हिसाब से जो होती है। तो मैंने कहा पहले आप ऐसा करो, बच्चों को इशारा करा, जब तक मैं स्टेज से इशारा नहीं करूंगा ऐसे, तब तक किसी को प्लेट भी नहीं उठानी है। अब साहब पहले बाहर से जो गेस्ट आए थे वो पहले, जो रिलेटिव्स भी इंतजार कर रहे हैं, वो हमारे घर में शादी हुई तो वो बैठे हुए हैं। और उसके बाद जितने भी हमारे जेके कॉलोनी के गेस्ट थे वो भी आए, जो हमारे शहर के जो सम्मानीय अतिथि थे वो भी आए। उन सब ने आराम से शुरू में प्लेट लेके खाना चालू कर दिया। अब कुछ लोग थोड़ा लेट आए, और बाकी हमारे रिलेटिव्स भी बैठे हुए हैं। अब बच्चों की भूख बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही। अब बोलने में हंसी बहुत आ रही बच्चों, आज भी याद कर रहा हूं तो रोंगटे भी खड़े हो रहे हैं। कुछ देर में लगा कि खाना खत्म होने वाला है बस, तो बच्चों को लगा यार ऐसा नहीं हो जाए, तो वही खटाक से बोला सर। मैंने कहा यार ठीक है, ओके। और जैसे ही बच्चों को इशारा हुआ, बच्चों ने तो सत्ते पे सत्ता, जो पिक्चर थी उस तरह से बिल्कुल प्लेटें ली, और प्लेटों में सबसे पहले गुलाब जामुन और काजू कतली, उस समय की जो खास मिठाई होती थी उनको लिया। 4-4 गुलाब जामुन, 4-5 काजू कतली, पहले तो मिठाई से भर ली पूरी प्लेट को, और उसके बाद सब्जी पूड़ी जो थी वो ली। और कुछ देर बाद 15-20 मिनट बाद तो स्थिति हर जगह बच्चे का ही प्लेट तो भरी हुई खा रहे हैं खाना, लेकिन जो घर वाले भूखे थे वो मुझे घूर रहे थे, क्या इसने भूखे पेट मार दिया। अब कुछ लोग, मैं अभी नहीं नाम नहीं लूंगा किसी का, कोई हमारे जो साथ में पढ़ाने वाले थे,
वो कहते राजेश सर से, राजेश यार एक पूड़ी मिल जाएगी क्या? प्लेट पूरी खाली दिख रही है, कुछ भी नहीं दिख रहा, प्लेट ही दिख रही खाली। और मुझे आज भी ध्यान है, राजेश सर ने उनके साथ दोस्त अशोक जी गुप्ता, जितना उनके हृदय से साधुवाद धन्यवाद किया, जितना उनका चरण स्पर्श करूं प्रणाम करूं वो सब कम है बच्चों। पूरी ताकत लगा के पूरे कोटा में स्टेशन से लेके इधर विज्ञान नगर और दादावाड़ी और सब्जी मंडी, जहां जहां जितनी दुकानें खुली थी मिठाई की और जितनी जो थी सब चीज वहां से लाके रख दी। और कुछ देर में जो मुझे घूर रहे थे वो सब मुस्कुरा रहे थे। सबके लिए व्यवस्था हो चुकी थी खाने की और सबने फिर आराम से भरपेट भोजन किया। वो एकदम लम्हा याद आ गया कि राय सर ने कैसे एकदम व्यवस्था करी थी। और उनके दो अशोक जी गुप्ता जो उनके साथ कब से जुड़े हुए थे, मुझे ऐसे फ्लैशबैक में याद आती बातें, बैठा ना तो ढंग से दिमाग में जो बैठी बातें थी वो याद आई और आपके सामने शेयर करी। तो ये कुछ ऐसे लम्हे जिनको आज भी याद करते तो आंखों से आंसू भी आते हैं, खुशी के भी होते हैं, और वो भी लगता है यार क्या वास्तव में वो दिन थे, बच्चों का क्या प्यार था, लगाव था, जुड़ाव था, कैसे बच्चों ने कंट्रीब्यूशन करके कुछ भी करके बस यादगार शादी बच्चों, अविस्मरणीय शादी। हर की शादी अविस्मरणीय होती है, लेकिन मेरी शादी की बात अलग थी। इसलिए मैंने जहां से शुरुआत की थी वहां उस दिन उस दूल्हा दुल्हन की युगल जोड़ी में जो मैं और जागृति थे, उन्हें ढोक कम लगाई, उनको ढोक मिली ज्यादा, क्योंकि बच्चे लगातार आके ढोक दिए जा रहे थे। जब जा रहे थे तो फिर ढोक दे के जा रहे थे, तो हर की वो डबल डोज हो गई ढोक की भी। तो बच्चों उस बाद फिर वो शादी के बाद की जो बात है कि साहब वापस से पढ़ाना चालू कर दिया। मुझे मालूम है कि हम यहाँ से दर्शन करने चले गए और पास में माउंट आबू है, वहाँ चले गए, क्या कहते हैं ना हनीमून, चले गए, फटाक से वापस आ गए। अब आजकल तो बच्चे शादी करते तो पहले शादी की तैयारी में लग जाते हैं, फिर 15 दिन के हनीमून के लिए जाते हैं, और बाहर जाए तो 3 वीक के लिए 1 महीने के लिए जाते हैं। उस समय ऐसा नहीं था। हाथ की मेहंदी जो आपसे बताई थी वो लगभग बिल्कुल ऐसी थी, और मैंने वापस क्लास में पढ़ाना चालू कर दिया था। तो पढ़ाने का शौक तो बच्चों ऐसा सवार हो गया, ऐसा नशा हो गया, ऐसा मेरे को शौक हो गया कि उसके अलावा कुछ दिखता ही नहीं था। और वास्तव में पढ़ाई से मेरा जुड़ाव था कि नहीं था, इसकी अगर अपन बात करना चाहें तो उसके लिए तो बिल्कुल एक रिवर्स गियर में जाना पड़ेगा। थोड़ा सा बता दूं, पढ़ाने का शौक तो ऐसा हो गया था कि एक बार मुझे याद आ रहा है, ये किस्सा आपके लिए बड़ा यादगार रहेगा। जब मैंने आईटी 1991 में चालू करी थी तो उस समय लगा यार जितने भी तरह की बुक्स हैं जो भी हैं कोटा में नहीं मिली, चलो बाहर चलते हैं। तो हमारे एक जेपीएच करके जयपुर पब्लिशिंग हाउस जयपुर में है, कोई लोग जयपुर के होंगे, ध्यान आ रहा होगा, वहाँ एक आलोक अग्रवाल जी हमारे साथी हैं। उन्होंने यार बोला कि हमारे पास आ जाओ, कुछ बुक्स देख लेना। मैं जयपुर चला गया। जयपुर उनके वहाँ पे जेपीएच का जो उनका था दुकान थी, वहाँ चले गए। दुकान के अंदर गए, किताबें देखते रहे। बोले यार किताबें और ज्यादा अच्छी देखने, नीचे चले जाओ बेसमेंट में तहखाने में और किताबें हैं। मैं अंदर उतर गया। अंदर गया, किताबों में ऐसा खो गया, डूब गया, भूल गया कि मैं कहाँ हूं। बस किताबों में घूमता रहा, ढूंढता रहा। उनको ये सब बातें बताया उन्होंने, उनको कुछ काम याद आया होगा कुछ, तो वो कुछ काम से चले गए। वो काम से चले गए और उन्होंने मतलब चलने के बाद अपने नौकर को बोल दिया था भाई ध्यान रखना कि मैं आऊंगा बाद में। मुझे हल्का सा ऐसा था कि उन्होंने बाद में बताया था। अब मैं जब नीचे से फ्री हुआ, याद आ रहा है मेरे को, फ्री आया, ऊपर आया तो ऊपर कोई भी नहीं, नौकर भी नहीं, वो भी नहीं, कोई नहीं। और देखा तो शटर भी बंद, मतलब मैं तो बंद हो गया। बच्चों आज भी लम्हे याद आती है, रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मैंने कहा उस समय तो मोबाइल नाम की चीज ही नहीं थी, कुछ भी नहीं था। अब मैं ऐसे ही यार कैसे, अब क्या होगा, कैसे निकलूंगा, शटर बाहर से बंद है। मैंने ऐसे ही बस याद किया यार कोई तो मदद कैसे होगी, समझ में नहीं आ रहा। अलग तरह का अंदर से चल रहा था। अचानक बाहर कुछ खटपट की आवाज आई और एकदम मैं उसके बिल्कुल पास आके खड़ा हो गया और कोशिश करने लगा। तो अगले को लगा अंदर कौन है, तो खड़ा कर जल्दी से खोला, एकदम शटर खोला। अरे ब्रिजेश आप अंदर। मैंने अंदर क्या भैया आज तो बंद ही हो गए थे। बोले यार मेरे को कुछ चीज भूल गया था तो वापस मैं यहाँ पे आया हूँ, और मैंने तो नौकर से कहा था तो मैं भूल गया कि बंद करके चले जाना। मैंने आप यही भूल गए कि मैं नीचे तहखाने में हूँ। बोले अब तो ध्यान ही नहीं रहा।
तो बोले यार ऐसा नहीं भाई, अंतर्ध्यान हो जाता, दिक्कत हो जाती। तो बच्चों वो जो डूबने की आदत थी किताबों के साथ, जो अलग तरह का जुड़ाव था फिजिक्स के अंदर, उसमें वो हादसा अलग ही तरह का था। तो और बातें करेंगे पढ़ाई का, अगर बिल्कुल रिवर्स गियर डालेंगे तो अगले एपिसोड में कुछ आपको ऐसी बात सुनने को मिलेगी, बोले सर आप क्यों झूठ बोल रहे हो, कहाँ तो आप इतना पढ़ाने में डूब जाते हो, आप पढ़ाने के लिए उतर जाते हो, कभी ऑनलाइन तो वहाँ उतर गए, कभी आपने अपनी क्लासेस चालू कर दी, जिसने जैसा बोला क्लासेस चालू कर दी। लेकिन बच्चों जब मैं अपने रिवर्स गियर में स्कूलिंग पढ़ाई में ले जाऊंगा, जब मैं वहां पर पढ़ाई के लिए तैयार ही नहीं था, जब मैं स्कूलिंग पढ़ाई में थर्ड क्लास पे थर्ड क्लास था, यहां तक इतना भी आ गया था कि स्कूल से विद्यार्थी का नाम काटा जा रहा है, क्योंकि हम हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं स्कूलिंग पढ़ाई के हिसाब से। आगे रिपोर्ट कार्ड में लिखकर बहुत प्यारी रिपोर्ट मिली, अटेंडेंस शॉर्ट होने के कारण विद्यार्थी का नाम स्कूल से काटा जा रहा है। और जब घर वालों को मालूम पड़े तो स्कूल ही नहीं जाता, तो फिर बात अलग तरह की क्या हुई, बात करेंगे अगले एपिसोड में। इंतजार करिए, दिलचस्पी बढ़ रही है, उत्सुकता बढ़ी, मुझे मालूम है कि थोड़ा पेशेंस रखिए, क्योंकि धैर्य का फल मीठा होता है। स्टे ट्यून।